वर्ल्ड कप की शुरुआत के सबसे पहले गेम की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले आज के पोल के रिजल्ट आपके सामने हम रखते हैं। जो वर्ल्ड कप मैच 1 का पोल हमने करवाया था कि आज का मैच कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली 55% लोगों ने इंग्लैंड कहा था और 45% लोगों ने न्यूजीलैंड कहा था। और डेफिनेटली यहाँ पर जो 45% है उन्होंने उनका जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही किया। तो बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शन आपका रहा। लेकिन मेजोरिटी जो 55% थे उनका कहीं ना कहीं गलत गया और इंग्लैंड इस मैच को नहीं जीत पाया। कल पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का पोल भी आएगा। रेगुलर पोल्स आएंगे वर्ल्ड कप के रिलेटेड, तो उन पोल्स में हिस्सा जरूर लीजिए और अपने वोट जरूर डालिए और प्रिडिक्ट कर डेली एनालिसिस के थ्रू वक्त आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि किन का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया। आज के मैच की बात करें, सबसे पहले 2019 की जो फाइनलिस्ट दो टीमें रही थी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वो उनके साथ ही आज इस टूर्नामेंट की शुरुआत का आगाज हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। डेफिनेटली शुरुआत जो हुई बिल्कुल खाली स्टेडियम से हुआ, लगभग आप कह सकते हैं कि 500,000 की पब्लिक। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा खासा क्राउड देखने को मिला। जी हाँ, उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो मैच का जो रिजल्ट रहा, तो कल आपको हम स्टैट्स बता दें। सबसे पहले इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 282 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बनाए। वहीं पर न्यूजीलैंड ने 283 रन 1 विकेट के नुकसान पर 36.2 ओवर बनाकर इस गेम को खत्म कर लिया और 9 विकेट से न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन इस मैच में चीज़ें घटी कैसे, चलिए एनालिसिस के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले जानना चाहेंगे फेस बाय फेस कंपैरिजन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग रहता है, सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि किस फेस में कौन सी टीम ने किन्हें मार दी। बिल्कुल, अगर बात करें इंग्लैंड की, पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर के बीच टीम ने 51 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। वहीं पर अगर हम देखें कंपेयर करें न्यूजीलैंड से, तो उन्होंने 81 रन बनाए थे और सिर्फ 1 विकेट का उन्हें नुकसान हुआ, तो बहुत बड़ा अंतर है। और इस फेस को न्यूजीलैंड ले गया 1-0 की लीड लेकर। वहीं दूसरे फेस की बात करें, मिड फेस की 11 से 40 ओवर की, तो यहाँ पर इंग्लैंड ने 173 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान हुआ। वापसी करने की बहुत बेहतरीन कोशिश की इंग्लैंड ने और 5 विकेट भी लेकिन साथ साथ में गंवाए। वहीं न्यूजीलैंड ने इसी फेस में मैच को पूरा फिनिश कर दिया। 202 रन उन्होंने बनाए और 1 विकेट भी नहीं गिरा। जी हाँ, तो यहीं पर न्यूजीलैंड फेस भी ले गया, मैच भी ले गया, सब ले गया। वहीं तीसरे फेस में 41 से 50 के फेस में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए और कोई भी विकेट का माफ कीजिएगा, 4 विकेट का माफ कीजिएगा, जी हाँ 4 विकेट का नुकसान यहाँ पर उन्हें 3 विकेट का नुकसान हुआ, क्योंकि 9 विकेट तक गिरे। उसके बाद बात जरूर करेंगे आदिल रशीद और मार्कवुड के बारे में। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है, यानी तीनों ही फेसेस में डोमिनेट किया है और 3 फेस क्या पूरे मैच भी न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है। जैसे कि आप जानते हैं क्या बड़े रीजंस रहे कि डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र जो है वो इतनी ज़्यादा क्लिनिकल इनिंग खेल पाए। इसके एक पीछे बहुत बड़ी वजह रही है, वो वजह आपको हम समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन यार उससे पहले चलते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के बैटिंग की तरफ। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हमें टुकड़ों टुकड़ों में परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिली है। अगर आप T20 के लिहाज से स्कोर कार्ड को देखेंगे तो आपको ज़्यादा सूट करता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर T20 के लिहाज से स्कोर कार्ड को देखें तो जॉनी बेयरस्टो 33, डेविड मलान 14, जो रूट 77, हैरी ब्रूक 25, मोइन अली 11, जॉस बटलर 43, लियाम लिविंगस्टोन 20 रन, सैम क्यूरन 14। तो ये T20 के हिसाब से आपको देखेंगे तो अच्छा है, 20-25, 30-20-25 इसका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात थी ODI क्रिकेट की और वो चीज़ यहाँ पर सिर्फ 20-25 रन से काम चलने वाली थी नहीं। एंड इस पूरी बैटिंग लाइनअप में रूट ने 77 रन किए, बटलर ने 43 रन किए, बेयरस्टो ने 30+ रन किए। आपको क्या लगता है इस जहाँ पर बखूबी ढेर सारे रन्स थे, इस पिच पर काफ़ी रन्स अच्छे, बॉल बल्ले भी बहुत अच्छे से आ रही थी, बैटिंग लाइनअप में कौन से वो फेस रहा जहाँ पर आपको लगता है, कौन से वो विकेट्स रहे जहाँ पर आपको लगता है कि जिनके गिरने के बाद या जिस जगह पर डेंट लगा और इंग्लैंड कम से कम 40-50 रन इस मैच में कम रहेंगे? नहीं ज़रूर, देखिए हैरी ब्रूक और मोइन अली ये 2 विकेट ऐसे थे जहां पर मिड फेस में आए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इनसे कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था। पिच अच्छा रिएक्ट कर रही थी, अच्छी बैटिंग पिच थी बल्लेबाजी के लिए, पर वहां पर आकर जिस तरीके से हैरी ब्रूक ने अपना विकेट थ्रो किया, बड़ा शॉट खेलने गए, काफ़ी ओवर बचे थे जब हैरी ब्रूक वहाँ थे और एक बेहतरीन इनिंग दिखा सकते थे वहाँ पर खेल कर। हर वक्त हर जगह पर इस तरह का क्रिकेट, इतना ज़्यादा तेज़ क्रिकेट, जब ज़रूरत है, नीड है उस जगह की कि आप थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलें थोड़ा, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, आप कोई ओपनर या लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है जहां रॉकेट साइंस की तरह उड़कर मारेंगे हर शॉट को। एक छक्का गया, 2 छक्के गए अलग बात है, लेकिन हर बार यही ट्राई करना ये अपने आप में एक थोड़ी सी बड़ा अजीब लगता है। तो वहाँ पर मोइन अली भी शॉट मारने के ट्राई में वो भी बोल्ड हो गए वहाँ पर। उसके बाद हम हैरी ब्रूक को देखें तो ये 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पार्टनरशिप जो हुई है बस 2 विकेट के लिए हुई है, एक पहले विकेट के लिए जहाँ 40 रन की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद सीधा रूट और बटलर ने आके एक
पांचवें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप किया है 75+ रन उन्होंने वहाँ बनाए। बस वही एक पार्टनरशिप है, इन दोनों पार्टनरशिप्स की बदौलत इंग्लैंड इस रेस्पेक्टिव स्कोर तक पहुंचा। और एक आखिरी में आई, एक आखिरी में जो पार्टनरशिप लगी आदिल रशीद और मार्क वुड की। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है। तो क्लियरली है हैरी ब्रूक और मोइन अली जो कि तीसरा और चौथा विकेट गिरा था इंग्लैंड का, बहुत ही जल्दी जो गिरा, डेफिनेटली वो सबसे बड़ा डेंट रहा इंग्लैंड, जहां पर एक अच्छे बड़े स्कोर की तरफ जा सकता था, लेकिन डेफिनेटली वो इस स्कोर तक पहुंच नहीं पाया। तो बैटिंग में ये सबसे बड़ी रीजन रहे हैं। वही बॉलिंग की बात करें यार, डेफिनेटली हमने देखा इंग्लैंड की बॉलिंग का हाल क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने किस तरह से उन्हें टैकल किया, और जो है इस पिच पे बहुत ज़्यादा रन्स थे, पिच जो है वो डेफिनेटली बैटिंग फेवर में यहाँ पर नजर थी, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने ऐसी क्या बॉलिंग कराई जो डेफिनेटली वो सिर्फ 280-82 रन तक रोकने में कामयाब हो गए इंग्लैंड के बैट्समैन को, जिनके पास एक फुल फ्लैश काफ़ी बड़े नाम इसमें शामिल थे। नहीं ज़रूर, देखिए स्पॉट ऑन कैप्टनसी रही है लैथम की। अगर हम बात करें, बेहतरीन कप्तानी की है उन्होंने। जिस वक्त ग्लेन फिलिप्स के साथ वो गए, एक तो स्पिनर नहीं थे, सोडी बाहर है इंजरी की वजह से, तो यहाँ पर और प्रेशर आया। साउथी भी नहीं है जो और एक्सपीरियंस दे सके, तो अपने आप में बहुत प्रेशर था। और लाथम ने जिस तरीके से बॉलर्स को चेंज और चॉपिंग की है बॉलर्स के साथ, वो काबिल तारीफ है। जिमी निशम खर्चीले साबित हुए, 7 ओवर में 56 रन उन्होंने दिए हैं। एक और यहाँ बॉलर कम हो गया है, यहाँ से रन्स बहुत ज़्यादा लीक किए। राचिन रविंद्रा जो थे उन्होंने भी काफ़ी रन, 10 ओवर में 76 रन, 1 विकेट सिर्फ निकाला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो प्लेसमेंट लगाए थे फील्डिंग के, मैट हेनरी एक्सेप्शनल बॉलिंग रही है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। जो लगातार बॉलिंग के बारे में हम कहते रहते हैं कि बॉडी के क्लोज और जितना आप करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप इफेक्टिव हो सकते हैं अगर आपको पिच से उतनी हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन डेफिनेटली मैट हेनरी की बॉलिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन वैसी ही रही। बिल्कुल सही कहा आपने। और ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 1 मेडन 48 रन, 1 विकेट, नई बॉल से वो शुरुआत नहीं दिला सके, इसलिए थोड़ा सा उन्हें रिदम में थोड़ा प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है। पर मैट हेनरी और सैटनर ने जो बॉलिंग कराई है वो तो बेहतरीन बॉलिंग है। उन्होंने दिखा दिया कि जिस पिच पर आपको टर्न ना मिले ज़्यादा तो आप स्पीड से काम चला सकते हैं। उन्होंने काफ़ी बॉलें जो हैं वो स्पीड के साथ डाली हैं, शायद 98, 100 इस तकरीबन की स्पीड के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई है। बहुत बेहतरीन। जब उन्हें टर्न नहीं मिल रही थी तो उन्होंने स्पीड का फ़ायदा उठाया और 2 विकेट भी उन्होंने 10 ओवर में 37 रन देकर निकाले। और लाथम की एक्सेप्शनल कप्तानी रही। बिल्कुल, तो बॉलर्स को लेकर जिस तरह से यूटिलाइज किया उसको आपको कैप्टनसी को दाद देना होगा लाथम को लेकर। विलियमसन और टिम साउथी, इनके एब्सेंस में, तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के एब्सेंस में न्यूजीलैंड की तरफ से जो कप्तानी हुई है और जिस तरह से न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस हुआ है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस उन्हें देता है। और आईसीसी इवेंट्स आते ही न्यूजीलैंड एक अलग ही लेवल की टीम नजर आती है, ये और आप जानते हैं। भले उन्हें पूरे साल वो सीरीज हारते रहे, लेकिन जब आईसीसी इवेंट आता है तो एक अलग लेवल पर होते हैं। उसके बाद जब टीम चेस करने के लिए उतरी तो डेफिनेटली शुरुआत जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही। 10 रन पर पहला विकेट उनका गिर गया। जी हाँ, 10 रन पर पहला विकेट गिर गया। उसके बाद, जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद डेवॉन कॉनवे और दूसरी तरफ से राचिन रविंद्र आए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए। और इन दोनों की जोड़ी ने जो वहाँ पर खेलना शुरू किया, सीधा मैच को ख़त्म करके ही माने हैं। एंड मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, शॉट्स इन्होंने भी खेले हैं, जम के तेज खेला इन्होंने भी। स्ट्राइक आप उठाकर देखिए, जो बॉल इतनी जल्दी मैच में 36 ओवर में शायद मैच खत्म कर दिया, काफी तेज खेले हैं। क्या एक बड़ा यूनिक इनका रहा है प्लान इन दोनों का कि जो भी वो शॉट्स मार रहे थे वो नो मैंस लैंड में गिर रहे थे, जो भी वो रिस्क भी ले रहे थे वहां पर फील्डर्स नहीं थे। क्या प्लान था दोनों के बीच में? आपको क्या समझ आया पूरी बैटिंग जिस तरह से हमने देखी है? ज़रूर, देखिए सबने तेज स्ट्राइक रेट को देखा होगा, छक्के चौके को देखा होगा। ऑब्वियसली इतने रन जब पड़ते हैं तो कोई इतना ज़्यादा गौर नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने गैप का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट बैट का इस्तेमाल किया है, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया है, वो कमाल का है। उन्होंने कवर एरिया में, मिड विकेट के एरिया में, वी में, लॉन्ग ऑफ जिसे वी कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बटोरे। और क्या स्ट्रेट ड्राइव्स है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम टेस्ट मैच कोई देख रहे हो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड में वहाँ पर ऐसी ड्राइव लग रही है, स्ट्रेट ड्राइव कमाल का है। और स्वीप मार रहे हैं तो सामने की तरफ, अपनी आँखों की तरफ, मिड विकेट की तरफ मार रहे हैं, अगर छक्के के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जब शॉर्ट बॉल ट्राई की तो उसमें भी वो डरे नहीं हैं। शॉर्ट बॉल में तेजी के साथ जिस तरीके से राचिन रविंद्र और शॉर्ट बॉल में बल्ला दबा के शॉट से बिल्कुल शानदार और बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ बल्ला आ रहा है। लेकिन जो खासियत हमें लगी वो यही लगी कि स्ट्रेट बैट के साथ जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल्स खूब निकाले, डबल्स खूब निकाले, बेहतरीन, खाली बाउंड्री पर निर्भर नहीं रहे। शो हो रहा होगा 19 चौके 3 छक्के, 11 चौके,
या फला इतने छक्के, लेकिन जिस तरीके से सिंगल्स की क्वांटिटी है, डबल्स की क्वांटिटी है, वो कमाल की है, एक्सेप्शनल है। दो ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। और डेफिनेटली जब भी आपके सामने आपको ये लगे कि बैटिंग में तेज तरार खेलने के लिए आपको बहुत कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई करने की जरूरत है, उल्टे सीधे आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ शॉट मारकर ही रन मारे जा सकते हैं तेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे, इस मैच और इन दोनों की इनिंग्स को आप देख सकते हैं कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के तहत भी आप तेज खेल सकते हैं। बस आपको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने आने चाहिए। आजकल का मॉडर्न क्रिकेट नहीं आना चाहिए जहाँ पर आप हर बॉल पीछे ही घुमाते रहे, तब तो फिर एट द एंड आपका विकेट बहुत ही जल्द गिर भी जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, आप तेज खेलकर भी अपने क्रिकेटिंग शॉट्स को ना भूलें। ये सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे ने आज बहुत बखूबी दिखाया है। एंड बॉलिंग की बात करें, डेफिनेटली एक फ्लॉलेस इनिंग गई है दोनों की, डेवन कॉनवे और सचिन। ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। एक आध बार एक अपील भी की गई, वो एक हार्ड फॉर्मेलिटी पर रिव्यू लिया, लेकिन वो बहुत दूरी पे बात थी। बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? बॉलिंग में आखिर क्या ऐसी गलती हो गई इंग्लैंड से कि वो एक विकेट के बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा पाए? क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर चूक हुई है बॉलिंग में? स्पिन या पेसर्स या क्या? ज़रूर देखिए, नई बॉल से भी शुरुआत इतनी अच्छी मिली नहीं, विकेट एक विकेट मिला, उसके बाद खाली हाथ रह गए। वहाँ पर पेसर्स भी क्रिस वोक्स है, मार्क वुड, लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। मार्क वुड जिस तरीके से शॉर्ट बॉल के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं, 5 ओवर में 55 रन उन्होंने दिए हैं। क्रिस वोक्स 6 ओवर में 45 रन, मीडियोकॉर बॉलिंग, सेम वहीं बॉडी के क्लोज कोशिश कर रहे हैं लेकिन डल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है। सैम क्यूरन भी बहुत ज़्यादा खाली हाथ गए हैं। 6 ओवर में 2 ओवर में मैडिन डाले थे उन्होंने, एक विकेट भी निकाला, लेकिन स्पिनर्स भी इफेक्टिव नहीं रहे। मोइन अली 60 रन के लिए गए अपने 10 ओवर के स्पेल में, 10 ओवर हुए नहीं थे। वहीं आदिल रशीद भी काफ़ी ज़्यादा रन्स के लिए चले गए, 3 ओवर में 24 रन लिविंगस्टोन ने भी दिए। तो अपने आप में बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। लेग साइड में काफ़ी बॉलों के परसेंटेज है, अराउंड शायद 55 या 58% जो बॉलिंग हुई है जी हाँ, लेग साइड की तरफ हुई है। अब उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्क वुड का और क्रिस वोक्स का। बिल्कुल यार, और हमें थोड़ी सी बैटिंग का भी वो देना पड़ेगा कि जिस तरह से बैटिंग कॉनवे उन्होंने की है, जो उन्होंने स्ट्रेट बल्ले से खेला, वी में खेला, उससे आउट होने की गुंजाइश शायद और भी कम हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से सीधे बल्ले से वो स्पिनर्स को टैकल कर रहे थे और जो मार्क वुड की ताकत है शॉर्ट बॉल तेजी के साथ डालना, उसमें उन्होंने छक्के मारे हैं खड़े होकर सीधा थर्ड मैन की तरफ। तो वो बहुत डेंट किया है मार्क वुड को स्पेशली, कि मेरी बॉल में 150 की स्पीड में कौन है जो छक्के लगा सकता है। ये बहुत ज़्यादा डेंट करता है जो 150 की स्पीड से डालता है, उस पर अगर छक्का मार दे कोई तो उसकी ईगो में बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। जी हाँ, और फास्ट बॉलर्स को आप जानते ही हैं कि चाहे दुनिया की किसी भी टीम के फास्ट बॉलर्स हैं, उनका मेंटल जो है थोड़ा सा गर्म रहता ही है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। अब डेफिनेटली एक चीज़ आपके माइंड जहन में ज़रूर होगी कि पिच में जो है बॉल्स की ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत फ्लैट पिच थी वगैरह वगैरह, लेकिन सीधी सी बात है, उसी फ्लैट पिच पर, वो भी फ्रेश पिच पर, पहली बार फ्रेश पिच पर न्यूजीलैंड ने उसी इंग्लैंड की फुल फ्लैट बैटिंग लाइनअप को, बड़े बड़े नाम हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन, जो इतने बड़े ग्राउंड को भी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, बटलर, बेयरस्टो, सबको अपनी बेहतरीन सटीक बॉलिंग लाइन से उन्होंने सिर्फ 282 रन के अंदर रोक दिया और खुद इतने बड़े भारी इसको तक चेस कर दिया। और एक विकेट के बाद आप विकेट ही नहीं गिरा पाए, डेफिनेटली मौके तक नहीं मिले, इसे कहते हैं फ्लॉलेस इनिंग यहाँ पर। तो न्यूजीलैंड ने एक धमाकेदार जीत यहाँ पर दर्ज की है अपने इस टूर्नामेंट ओपनर में, और इंग्लैंड के लिए कुछ सवाल जरूर खड़े किए हैं कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी किस तरह को लेकर, वरना इस तरह की चीजें उनको अटेंड कर सकते हैं। अभी बहुत ही अर्ली फेस है, डेफिनेटली इंग्लैंड भी दमदार वापस शुरू करेगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने इसी जीत के साथ ये बोल दिया है कि ये आईसीसी इवेंट है तो हमसे आप डरना चालू कर दीजिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की सारी अपडेट्स और एनालिसिस लगातार यहाँ जारी है। एशिया क्रिकेट की सारी कम्युनिटी अपडेट्स पे जाकर जरूर चेक करिए। बाय।